देखो, एक छोटा सा और टॉपिक है। एक आर्टिफिशियल किडनी है, वो हम लोग करेंगे, है ना। कुछ किडनी के डिसऑर्डर मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, एक बात ये बताओ कि ये मिक्चुरेशन कराया था, मिक्चुरेशन नोट कराया था? मिक्चुरेशन नहीं? नहीं सर। ठीक है। तो चलो, एक पहले छोटा सा हेडिंग है ना, वो कर लेते हैं हम लोग। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अ, तो ऐसे ही कर लेता हूँ। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले एक तो हेडिंग आपने डालो। कराया इससे पहले? हाँ जी। तो आपने इससे पहले कुछ कराया? नहीं बेटा, कुछ नहीं कराया। तो सबसे पहले हेडिंग डालो, जो थोड़ा सा ही तो रह गया था इस वाले चैप्टर में, है ना। तो सबसे पहले हेडिंग डालो, मिक्यूरिएशन है। कोई बता सकता है क्या होता है? Sir, opening and closing of the urine sphincter. It is basically the CNS process which helps us release urine. राइट। ये भी बात सही है, बिल्कुल ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक प्रोसेस है जो कि यूरिन के पास होने में हेल्प करती है ना। और मिक्चुरेशन मतलब प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ द यूरिन, है ना। दैट इज कॉल्ड मिक्चुरेशन प्रोसेस। तो समझ लेते हैं पहले मिक्चुरेशन क्या प्रोसेस होती है। मीन्स बॉडी से यूरिन का पास आउट होना, दैट प्रोसेस एक्चुअली कॉल्ड मिक्चुरेशन। कैसे मिक्चुरेशन होता है, ये वाली प्रोसेस हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो, मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ पहले, है ना। फिर उससे हम लोग समझेंगे और आगे बात को। अ, देखो यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग देखेंगे फिर, जब नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक क्या होती है, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम क्या होती है, तो समझिए बात को। कुछ हमारी बॉडी की नर्व्स होती है, वो पर्टिकुलर नर्व्स क्या करती हैं कि ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर हो गया, है ना। अब आप देखेंगे यहाँ पर L1 और L2 दो ये नर्व्स आ रही है। एक नर्व सीधे, तो ये सिंपैथिक नर्व है ना। सिंपैथिक चेन ऑफ नर्व्स है। तो सिंपैथेटिक जो नर्व है, ये आकर के दो पार्ट में आ रही है। एक तो हमारे ब्लैडर में, दूसरा कहाँ पे आ रही है, ये हमारा यहाँ पर आ रही है जहाँ पे हमारी स्फिंक्टर लगी हुई है ना। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये इंटरनल स्फिंक्टर के पास में आकर के यहाँ पे कंट्रोल करती है। दूसरा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पैरासिम्पेटिक एक नर्व है। ये इसमें जितनी सारी, ये देखो पेल्विक नर्व मतलब पेल्विक गर्डल के पास से निकलती हुई, और ये आती है हमारे यहाँ पे भी सेम चीज क्या है कि एक गवर्न करती है हमारे इंटरनल स्फिंक्टर को, और दूसरी वाली आप देख पा रहे होंगे कि ये कंट्रोल करती है जाके हमारे यूरिनरी ब्लैडर को। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, बाहर वाले स्फिंक्टर। तो दो वॉल्व है, इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर। एक्सटर्नल स्फिंक्टर को कंट्रोल करने वाली जो है वो हमारी सिमेटिक नर्व है ना। तो आप देखेंगे जो ऊपर वाला पार्ट है, ये मतलब इंटरनल स्फिंक्टर है, ये हमारी कंट्रोल होती है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से। और जो हमारा ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, ये कंट्रोल होता है सोमेटिक नर्व से। मतलब कि एक पार्ट वो है जो कंट्रोल होता है इससे, किससे, हमारे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से, जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं। जो दूसरा वाला पार्ट है वो कंट्रोल होता है किसी सोमेटिक नर्व से। तो यहाँ पे एक्सटर्नल स्फिंक्टर एक पर्टिकुलर लिमिट तक हमारी विल से, हमारी विल पावर से कंट्रोल होती है। ठीक है। लेकिन जो इंटरनल स्फिंक्टर होती है वो ऑटोनोमस है, वो अपने आप एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब यूरिनरी ब्लैडर फिल होने लगता है, जब उसको सेंस जाता है यहाँ से, तो क्या करती है, वो अपने आप उसको ओपन कर देती है। राइट। चलिए, तो नोट करिए, मिक्चुरेशन, एक्सपल्सन ऑफ urine, expulsion of urine from urinary bladder, expulsion of urine from urinary bladder is called micturiation, is called micturiation, micturiation. Full stop. It is a reflex process. It is a reflex process, but it's a reflex process, but in grown-up children and adult, but in grown-up children and adult,
it can be controlled, it can be controlled voluntarily, voluntarily up to certain extent, voluntarily up to certain extent, full stop. The urinary bladder, next point है, the urinary bladder and internal sphincter, urinary bladder and internal sphincter are supplied by urinary bladder and internal sphincter are supplied by both sympathetic and parasympathetic, supplied by both sympathetic and parasympathetic nervous system. सर ये वाला पॉइंट रिपीट कर देते आप. The urinary bladder and internal sphincter, urinary bladder, अब देखो sympathetic and parasympathetic किसको कंट्रोल कर रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर को, और दूसरा किसको, इंटरनल स्फिंक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं. वही बात पे लिखवा लो. द यूरिनरी ब्लैडर एंड इंटरनल स्फिंक्टर are supplied by both sympathetic and parasympathetic nervous system of autonomic nervous system, whereas external sphincter पैरासिम्पैथेटिक के बाद क्या है? parasympathetic nervous system of autonomous nervous system, whereas external sphincter is supplied by somatic nerve. Next point. Sympathetic nerve causes filling of urinary bladder, by the constriction of internal sphincter. तो ये सिंपैथिक नर्व क्या करती है, ये वाला जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है इसको क्लोज डाउन कर देती है, जिससे कि यूरिनरी ब्लैडर भर जाए. नेक्स्ट, पैरासिम्पैथेटिक नर्व. तो सिंपैथेटिक क्या करती है, इस कॉजेस फिलिंग व्हाट, यूरिनरी ब्लैडर. पैरासिम्पैथेटिक causes relaxation of parasympathetic nerve, causes relaxation of internal sphincter. ये इसको खोलने का काम करेगा, ये इंटरनल को क्लोज करने का काम करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, इसको ओपन करने का काम करेगा. राइट. The sympathetic parasympathetic nerve system causes relaxation of internal sphincter, leading to emptying of urinary bladder, emptying
emptying of urinary bladder. Full stop. Hence, parasympathetic nerve. Hence, parasympathetic nerve is called nerve of emptying. Is called nerve of emptying. Next point. The somatic nerve maintain the contraction of external sphincter so that it is constricted full stop. During micturition, nerve is inhibited. Thus, The nerve is inhibited मतलब सप्रेस कर दी जाती है. जब यूरिन रिलीज करना होता है तो इस नर्व को सप्रेस कर दिया जाता है. ठीक है, इनहिबिट कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है. Thus, somatic nerve is responsible for voluntary control of micturiation. ठीक है. yes sir. अब कुछ डिसऑर्डर्स लिख लो, है ना. डिसऑर्डर्स आप लिख लीजिए. एबनॉर्मल, तो डिसऑर्डर अभी बताता हूँ मैं. मिक्सचरेशन में बता दिया. देखो चलो, कुछ ऐसे एबनॉर्मलिटीज है यूरिन की जो कि हम लोग पढ़ेंगे, है ना. मतलब कि वो यूरिन की एबनॉर्मलिटीज वो हम लोग पढ़ेंगे चल करके आगे. ये जो आएगा हमारा एड्रिनल ग्लैंड या किडनी के जो फंक्शंस होते हैं ना, तो ये हम लोग पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन, है ना. मतलब एंडोक्राइन सिस्टम जो हमारा है. और इसमें एक हेडिंग डालो, एबनॉर्मल यूरिन कंडीशन. एबनॉर्मल यूरिन कंडीशंस, है ना. तो देखो एबनॉर्मल यूरिन कंडीशंस में क्या क्या आती है. तो सबसे पहले आता है, सबसे पहली चीज है एल्ब्यूमिनेरिया. एल्ब्यूमिनूरिया, है ना. ठीक है. इसमें क्या होता है कि एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन होता है, आपको पता है वो एग व्हाइट होता है, वो भी एल्ब्यूमिन होता है. मैंने आपको बताया था कि ब्लड में भी हमारा एल्ब्यूमिन पाया जाता है ना. तो वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो होता है वो यूरिन में आने लगता है. इस बीमारी को हम लोग एल्ब्यूमिनेरिया कहते हैं. नोट करो. प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन, ब्रैकेट में लिख लो प्रोटीन, जिसको डाउट हो क्या है एल्ब्यूमिन. प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन इन यूरिन is called albuminuria. ठीक है. नेक्स्ट, ग्लाइकोसूरिया, जिसको आप शुगर कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं, है ना. तो ग्लाइकोसूरिया,
नोट करिए, presence of glucose in urine, presence of glucose in urine is called glycosuria, it occurs in diabetes, mellitus, right? Next है C, hematuria, presence of RBC, in urine, is called hematuria, cutenaria, hematuria, नोट करेंगे, presence of abnormally high ketone body in urine, presence of abnormally high ketone bodies in urine termed as ketonuria, ठीक है? आप कुछ डालो, ये तो था एबनॉर्मल यूरिन कंडीशन, जो यूरिन एबनॉर्मल है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, डिसऑर्डर्स। जब आप डिसऑर्डर देखेंगे तो सबसे पहले आता है आपका रीनल फेलियर या किडनी फेलियर, यूरेमिया, अच्छा ये नहीं, पहले है यूरेमिया, फर्स्ट डालिए यूरेमिया, नोट करो यूरेमिया क्या चीज होती है। इन दिस कंडीशन देयर इज high concentration, there is high concentration of non-protein nitrogens, which include सर स्टार्टिंग से आप बोल सकते हैं। in this condition there is high concentration of non-protein nitrogens, which include urea, uric acid, creatinine, etc. Full stop. Urea accumulation in the blood is comparatively high uremia. Urea accumulation in blood is comparatively high in uremia. In such condition, urea from patient is removed by hemodialysis, जिसको आप नॉर्मल डायलिसिस कहते हैं, हेमोडायलिसिस है ना।
नॉर्मली जिसको आप डायलिसिस कहते हैं, उस प्रोसेस से यूरेनियम, मतलब सिंपल सा इसका मतलब होता है कि नॉन प्रोटीनेशियस जो नाइट्रोजन होता है उसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जिससे ब्लड में यूरिया एक्यूमुलेट होने लगती है। तो कुल मिलाकर के अगर ब्लड में यूरिया का कंसंट्रेशन बढ़ जाए या लेवल बढ़ जाए तो उसको हम यूरेमिया बोलते हैं। ठीक है, ये कब होता है? जब बंदे की किडनी खराब हो जाए, है ना, तभी ये प्रोसेस होती है। ठीक है, अगली वाली तो खतरनाक बीमारी है, इसमें आदमी मर ही जाता है, रीनल फेलियर। आपने देखा होगा लोग बोलते हैं इनकी किडनी फेल है ना, या इसी को बोलते हैं किडनी फेलियर। रीनल फेलियर या और किडनी फेलियर, नोट करेंगे। इसका ये मतलब नहीं किडनी बंद हो गई, इसका ये मतलब है कि किडनी ने फिल्टर करने का जो काम होता है वो ऑलमोस्ट बहुत कम कर दिया। इन दिस कंडीशन, decrease in glomerular filtration, decrease in glomerular filtration takes place. Decrease in glomerular filtration takes place. Full stop. In acute renal failure, in acute renal failure, both of the kidney, in acute renal failure, both of the kidney stop working. In acute renal failure, both of the kidney stop working. राइट, तो ये हो गया हमारा किडनी फेलियर, है ना, या रीनल फेलियर जो होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है जिसको आप किडनी स्टोन कहते हैं, तो उसको हम लोग टेक्निकली रीनल कैल्कुलाई कहते हैं। तो नेक्स्ट इज रीनल कैल्कुलाई। रीनल कैल्कुलाई and renal calculi is called kidney stone, kidney stone, right? तो चलिए नोट करिए। The stone gives rise severe pain starting in back and radiating down to front part of side and radiating down to front part of side. Full stop. Stones are the insoluble. Stones are the insoluble form of oxalate salt. Stones are the insoluble form of oxalate salt accumulate within kidney. Right? और क्या है? रीनल कैल्कुलाई, रीनल फेलियर, ये हो गया। और कोई डिजीज? हाइपरटेंशन लिख लो, हाइपरटेंशन, एक और हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन नोट करो। Secretion of large amount of renin. Secretion of large amount of renin leads to hypertension, मतलब हाई बीपी। और बाकी बहुत सारे डिजीज है वो हम लोग पढ़ेंगे जाकर के। नेक्स्ट एक और चीज दिखा देता हूँ, आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है,
जिसको कि आप डायलिसिस भी कहते हैं, वो आर्टिफिशियल किडनी कैसे फंक्शन करती है, ये बात मैं आपको बता देता हूँ, है ना। डायलिसिस जो प्रोसेस होती है, तो डायलिसिस तो एक प्रोसेस हो गई। डायलिसिस प्रोसेस में हम आर्टिफिशियल किडनी का फॉर्मेशन करते हैं, और वो आर्टिफिशियल किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। तो जिस बंदे की किडनी फेलियर हो गया, है ना, ये किडनी काम नहीं कर रही, तो किडनी फेलियर वाली सिचुएशन में उसको आर्टिफिशियल किडनी लगवा दी जाती है ना। देखो, अब यहाँ पर क्या है कि इसको हम हीमियोडायलिसिस बोलते हैं, या इसी को डायलिसिस कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक तरफ से ब्लड निकाला जाता है और फिल्टर करके दूसरी तरफ से क्या करते हैं, ब्लड बॉडी में डाल दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, ब्लड रिमूव फॉर क्लीनिंग, देखो ब्लड रिमूव, यहाँ पर क्या है, एट्रियल प्रेशर, है ना, मॉनिटर, ये एट्रियल प्रेशर को मॉनिटर करता है। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक इंजेक्शन लगा देते हैं, किसका, हैपरिन का, ठीक है। हैपरिन का इंजेक्शन ये लगा देते हैं क्योंकि ताकि इस पाइप में जब ब्लड बहे तो फ्लो के समय पे क्या हो, क्लॉटिंग की प्रोसेस ना होने पाए, इसलिए हेपेरिन का इंजेक्शन लगा दिया जाता है। एक यहाँ पे मोटर लगी होती है, ये ब्लड को पंप करने का काम करती है, ब्लड पंप होता है, यहाँ पे भी प्रेशर को मॉनिटर किया जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे अंदर क्या होता है, यहाँ पे डायलिसिस फ्लूइड को अंदर डाला जाता है और यहाँ से डायलिसिस फ्लूइड निकाला जाता है। अब इसके अंदर पतले पतले पाइप है, जिन पाइप के अंदर ब्लड बह रहा है, लेकिन वो जो पाइप है एक्चुअली, वो पाइप किस चीज के बने हुए, इस पूरे को हम लोग इस इक्विपमेंट को डायलाइजर बोलते हैं, और इसके अंदर जो पाइप बने हैं वो सेलोफिन मेम्ब्रेन के बने हुए होते हैं। मतलब जब उनसे ये ब्लड पास होता है तो क्या होता है कि यूरिया उस मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाता है, और वो यूरिया क्या होता है, इस डायलाइजर में जाकर के मिल जाता है। तो डायलाइजर यहाँ से गया, और यहाँ से जब डायलाइजर निकलता है तो उसके साथ में यूरिया निकल जाता है, मतलब यूरिन यहाँ से आर्टिफिशियली निकाला जा रहा है ना, तो यूरिया रिमूव कर दिया जाता है। फिर क्या करते हैं, अब ब्लड हो गया फिल्टर, यहां से यहां तक पहुंचते पहुंचते पूरा का पूरा यूरिया निकल करके बाहर चला जाता है, और फिल्टर्ड ब्लड जो होता है उसको क्या करते हैं, डायलाइजर को फिर से यहाँ पे इनफ्लो करवाते हैं, है ना, और इनफ्लो होकर के, ठीक है, ये किसी भी तरह से अगर एयर चली जाती है उसको ट्रैप करने का काम करता है, और फिर क्या करते हैं, उसको बॉडी में रिसेंड कर देते हैं, तो क्लीन ब्लड रिटर्न टू द बॉडी, दैट्स हाउ द डायलिसिस टेक्स प्लेस। समझ आया, नोट कर लो, हेडिंग डालो, हीमियोडायलिसिस, और ब्रैकेट में लिखिए आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी is artificial kidney is a hemodialysis machine. Artificial kidney is a hemodialysis machine through which toxic substances are removed, through which toxic substances are removed from the blood, from the blood of a person, from the blood of a person whose kidney are completely damaged. Full stop. The machine is also known as hemodialyzer. The machine is also known as hemodialyzer. Next point. The blood is taken out. The blood is taken out from the artery and it is passed through. Blood is taken out from the artery and it is passed through dialyzing fluid. It is passed through dialyzing fluid which contain same quantities of dialyzing fluid which contain same quantities of electrolyte and nutrient
as abnormal plasma but contain no waste product, full stop. सर आप फिर से रिपीट कर सकते हैं? कहाँ से, किस पॉइंट से, किस पॉइंट से, स्टार्टिंग बताना जरा। सेम क्वांटिटीज ऑफ अच्छा, which contain same quantities of electrolyte and nutrient as normal plasma contain but no waste product. Cellophane tube is kept in dialyzing fluid, full stop. It is impermeable to protein and blood cells, but it is permeable to urea, uric acid, creatinine and mineral ions, full stop. Next point. By this way, waste diffuses from cellophane membrane to dialyzer. Without losing plasma protein, full stop. Now the blood is returned to patient's body through vein. एक लास्ट पॉइंट नोट के लिए, at a time 500 ml of blood is passed through artificial kidney. ठीक है भाई, clear? So this was all about this chapter, excretory product and their elimination. बताओ भाई, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या हो तो बताइए, else we'll go to next chapter. सब कुछ क्लियर इस वाले चैप्टर में? Yes, sir. अच्छा, ऐसा क्लियर है सब कुछ, ऑल क्लियर? जी सर. महराज, हिबा, अच्छा, Yes, मैथ्यू शिजो, आर यू न्यू वन? Yes, sir. अच्छा, ओके, सो आर यू गेटिंग? अभी तो इसमें कुछ था ही नहीं, हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं, ठीक है. सो विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर. मैथ्यू, कुछ समझ में आया क्या? Yes, sir, I understood. So are you comfortable with Hindi or not? Yeah, I'm pretty okay. Pretty okay, fine. So because here we are taking care of like bilingual classes, so
ठीक है, तो अभी अपन लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर से। अभी नेक्स्ट चैप्टर क्या है? लोकोमोशन एंड मूवमेंट। पीछे वाला याद कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, नहीं कर रहे हो बाकी लोग? हो रहा है ना? Yes, याद? sir. पक्का? ठीक है। Yes, sir. लोकोमोशन एंड मूवमेंट में देखो, इसमें एक चीज है विच वी नीड टू अंडरस्टैंड, दैट इज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी मैं आपको एकदम प्रॉपरली समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अच्छा, इस वाले चैप्टर में जो सेकंड इंपॉर्टेंट, सो दो कंपोनेंट इस वाले चैप्टर में। तो फर्स्ट कंपोनेंट इज दैट दिस स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, एंड द सेकंड कंपोनेंट इज दैट दिस स्केलेटल सिस्टम। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद स्केलेटल सिस्टम, राइट? सो स्केलेटल सिस्टम में देखते हैं जॉइंट्स पॉइंट्स, और आपको याद रखने पड़ेंगे। यू विल गेट नंबर ऑफ द क्वेश्चन इन योर मेडिकल एग्जामिनेशन फ्रॉम द बोथ ऑफ द कंपोनेंट, राइट? यू विल गेट, लाइक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, which of the following is called the floating rib? फ्लोटिंग रिब को कहते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लोटिंग रिब? सब पूछे हुए क्वेश्चन है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग कार्टिलेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जॉइनिंग द रिब्स टू द स्टर्नम? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हिप बोन? 4 बोन दे रखी है, 3 तो दे रखी है ना, लेकिन चौथी बोन नहीं है, ठीक है? तो ऐसे कर करके विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ पाइवोट बोन, राइट? हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन phalanges? हाउ मेनी बोन्स आर नंबर ऑफ द बोन्स इन फेस? सब पूछे हुए क्वेश्चन है जो मैं आपसे बताता जा रहा हूँ। दे ऑल क्वेश्चन हैव ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन योर मेडिकल एग्जामिनेशन। दूसरी चीज क्या होगी, जैसे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में एक क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोनोमर ऑफ मायोसिन? तो मायोसिन का मोनोमर कौन सा है? क्रॉस ब्रिजेस आर फॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट? तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है? पहले अपन इस वाले पार्ट में क्या करेंगे, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द स्केलेटल सिस्टम, राइट? तो चलो, पहला हमारा जो, तो हेडिंग डालिए लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, लोकोमोशन एंड